नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरी मम्मा हम दोनों भाई बहनों के लिए हमेशा खास रहीं। मम्मा को हम मात्र स्त्री के रूप में ही नहीं समझते, बल्कि एक पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में। सुबह 9 बजे का समय था। कॉलेज के लिए निकल रही थी मैं। घर में रोज़ की तरह कोलाहल का माहौल था। पापा सरकारी कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी थे। वे अपने बॉस के अन्य 10 मातहतों के साथ उनके अधीन काम करते थे, लेकिन घर पर मेरी मम्मा पर उनका रौब किसी कलेक्टर से कम न था। रात को पापा की गाली गलौज से मेरी नींद उचट गई। रात 12 बजे की बात होगी। मैं शोर सुन मम्मा की चिंता में अपने कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। मम्मा पापा के साथ बेडरूम में थीं। मम्मा शांत लेकिन कुछ ऊंचे स्वर में कह रही थीं, आपके हाथ पैर अब से मैं नहीं दबा पाऊंगी। आपकी करतूतों ने बर्दाश्त की सारी हदें तोड़ दी हैं। आपकी जिन किन्हीं लड़कियों और महिलाओं से संपर्क हैं, वे आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा रही हैं। आप अपने ऑफिस की महिला कलीग को अश्लील वीडियो साझा करते थे। मैंने सहा, किस स्त्री को क्या गिफ्ट दिया, बदले में आपको क्या क्या मिला। मैंने अनदेखा किया और चुप रही। लेकिन अब आप सीमा से आगे निकलकर उन्हें घर तक लाने लगे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं हमें? घर पर लाकर उन महिलाओं के साथ आपका व्यवहार कितना भौंडा होता है, क्या बच्चों से छिपा है ये? आज पहली बार मम्मा ने हिम्मत कर अपना विरोध दर्ज कराया था। पहली बार उसने पापा के हुक्म को अमान्य करके अपनी बात रखी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। परिणाम भयंकर होना ही था। मेरे पापा ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी गलती बताने वाले का बड़ा बुरा हश्र करते थे, और तब जब उनके कमरे में मम्मा का सोना उनकी सेवा के लिए ही था। झन से जिंदगी कांच की तरह टूटकर बिखर गई। आशा, भरोसा, उम्मीद का दर्पण चकनाचूर हो गया। पापा ने मम्मा को जोरदार तमाचे मारे। मम्मा दर्द से बिलखकर उन्हें देख ही रही थी कि पापा ने मम्मा के पेट पर जोर का एक पैर जमाया। मम्मा उफ कहकर ज़मीन पर बैठ गई। मैं जानती हूँ यह दर्द उसके शरीर की ज़्यादा मन पर था। आत्मसम्मान और आत्महनन की चोट वह नहीं सह पाती थी। अब एक भी आवाज़ निकाली तो ज़बान खींच लूँगा। मैं कमाता हूँ, तुम लोग मेरे पैसे पर ऐश करते हो। औकात है नौकरी करके पैसे घर लाने की। जिस पर आश्रित हो उसी को आंख दिखाती हो। जो मर्जी होगी वह करूँगा मैं। अफसर हूँ मैं। तुम क्या हो? एक नौकरी करके दिखाओ तो समझूँ। मेरी नौकरी पर पाबंदी तो आपने ही लगा रखी है। अच्छा, नौकरी करना क्यों चाहती हो मालूम नहीं है जैसे मुझे। सब बहाने हैं गुलछर्रे उड़ाने के। तुम्हें लगता है नौकरी के बहाने में मौज करता हूँ तो तुम भी वही करोगी। पापा के पास ज़बरदस्त तर्क थे, जिसे सोफिस्ट लॉजिक कहा जा सकता है। ग्रीक दर्शन में सोफिस्ट तार्किक वाले वे हुआ करते थे जो निरर्थक और गलत बौद्धिक तर्कजाल के सामने वाले को बुरी तरह बेज़बान कर देते थे। मैं मम्मा की ज़िंदगी करीब से भोग रही थी, कहें तो भाई भी। शायद इसलिए उसमें पिता की तरह ना होने का संकल्प मजबूत हो रहा था। इकोनॉमिक्स में एमए करके उसकी शादी हुई थी। पति के रौब-दाब और स्वेच्छाचारी स्वभाव के बावजूद जैसे तैसे उसने डॉक्टरेट की, नेट परीक्षा भी पास की जिससे कॉलेज में लेक्चरर हो सके। और तब पल पल सब्र बोया है। दुख मुझे इस बात का है कि इतना भी क्या सब्र बोना कि फसल जिल्लत की काटनी पड़े। पापा चूँकि बेहद स्वार्थी किस्म के व्यक्ति हैं, मम्मा पर हमारी जिम्मेदारी पूरी की पूरी थी। याद आती है सालों पुरानी बात। नानी बीमार थीं। मम्मा को हमें 2 दिनों के लिए पापा के पास छोड़कर उन्हें मायके जाना पड़ा। तब भाई 6ठी और मैं 10वीं में थी। हमारी परीक्षाएं थीं, इसलिए हम मम्मा के साथ जा ना पाए। 2 दिन हम भाई बहनों ने ठीक से खाना नहीं खाया। जैसे तैसे ब्रेड बिस्कुट से काम चलाते रहे। मम्मा को याद करके हम एक एक मिनट गिना करते और पहाड़ सा समय गुजारते। पापा होटल से अपनी पसंद का तीखी मसालेदार सब्जियां मंगवाते, जबकि हम दोनों मासूम बच्चों के होठ और जीभ भरपेट खाना खाने की आस में जलकर भस्मीभूत हो जाते। आश्चर्य कि मेरे पापा हमारा बचा खाना भी खा लेते, लेकिन कभी पूछते भी नहीं कि हमने फिर क्या खाया। मम्मा हमारे लिए छिपाकर अलग खाना बनाती थी, ताकि पापा के लिए बना तीखा मसालेदार खाना हमें रोते हुए ना खाना पड़े। शायद मम्मा जानती थीं
बच्चों को अभी संतुष्ट होकर भरपेट खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे भी मम्मा हमें खाना बनाना भी सिखाती, ताकि बाहर जाकर हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। भले ही हम छोटे थे, मम्मा के होठ कई सारी मजबूरियों की वजह से सिले थे, लेकिन हम अपनी पीठ पर लगातार आत्महनन का बोझ महसूस करते। भाई अब 10वीं देने वाला था और मैं स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने वाली थी। बहुत हुआ, और कितना सब्र करें, आखिर कहीं मम्मा की भी धार चूक न जाए। मेरे 48 वर्षीय पिता अचानक ही अब अपने सौंदर्य के प्रति अति यत्नवान हो गए थे। सफ़ेद होती जा रही अपनी मूछों को कभी रंगते, कभी सिर के बालों को, कुल मिलाकर व्यस्क होते जा रहे शरीर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, ताकि मम्मा की ज़िंदगी में तूफान भर सकें। भाई मेरा चिंतित था, और मैं भी। ये घर नहीं, एक टूटती दीवार थी। हर कोई इससे दूर भागता है, और हम थे कि इसी टूटती दीवार को पकड़कर गिरने से बचने का भ्रम पाले थे। करते भी क्या, यही तो अपना था ना। कहना ही पड़ता है, जिस पति के सानिध्य में प्रेम और भरोसे की जगह गुलामी का एहसास हो, बिस्तर पर सुकून की नींद की जगह रात बीत जाने की छटपटाहट हो, उस स्त्री के जीवन में कितनी उदासी भर चुकी थी, ये कहने भर की बात नहीं थी। मेरे पापा एक सरकारी मुलाजिम थे, ठीक ठाक देखने में, अच्छी तनख्वाह, एक ढंग का पैतृक घर, उच्च शिक्षित सीधी सुरल सुंदर पत्नी, 2 आज्ञाकारी बच्चे। इसके बावजूद पापा में क्या कमी थी कि हमेशा मम्मा को कमतर साबित करके ही खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करते रहते। हम सबके अंदर धुएं की भट्टी भर चुकी थी। पापा घर पर नहीं थे। मम्मा हमारे कमरे में आई और बोली, मेरा एक दोस्त है, भोपाल के कॉलेज में प्रिंसिपल। मैं उसे अपनी नौकरी के सिलसिले में मेल करना चाहती हूँ। अगर तुम दोनों भाई बहन हिम्मत करो तो मैं नौकरी के लिए कोशिश करूँ। हाँ, हिम्मत तुम्हें ही करनी होगी। मैं इस घर में रहकर नौकरी कर नहीं पाऊँगी, तुम जानते हो, और बाहर गई तो घर नहीं आ पाऊँगी। क्या तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षाएं होने तक यहाँ किसी तरह रह लोगे? जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं हो जाएंगी, मैं तुम दोनों को अपने पास बुला लूँगी। और कितना सहूँ, कहो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। मैं एक अच्छी गृहस्थी चाहती थी, प्यार और समानता से परिपूर्ण, मगर तुम्हारे पापा का मानसिक विकार यह घर तोड़कर ही रहेगा। तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, विपरीत परिस्थिति की वजह से परिपक्व भी, इसलिए तुम जो कहोगे। मम्मा ने सारी बातें एक साथ हमारे सामने रखीं, फिर स्थिर आंखों से हमें देखने लगी। कोई आग्रह या दबाव नहीं था। मम्मा की यही बातें उन्हें पापा से अलग ऊंचाई देती थीं। भाई ने कहा, मुझे तो लगता है हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद ही ला सकते हैं। अगर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, हम हमेशा यूं ही दुखी ही रह जाएंगे। मुझे भी यही लगता है। भाई सही कह रहा है, तुम पापा के अनुसार ही तो चल रही हो। वो तब भी नाखुश हैं, और तो और अपनी मनमर्जी से ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हम सभी परेशान हैं। भला यही होगा, तुम नौकरी ढूंढकर बाहर चली जाओ। कहीं तुम्हारी पढ़ाई की फ़ीस पर रोक लगाई तो? मम्मा चिंतित थीं। इतना भी न डरो, नाना जी का दिया 10 लाख रुपए तुम्हारे और मेरे नाम से जॉइंट अकाउंट में है ना मम्मा? हाँ बस, अब डर की नहीं, हिम्मत की बात करूँगी। मम्मा की आंखों में विश्वास की ज्योति दिख रही थी मुझे। जब उपयोगी शिक्षा हो, चाह हो, चेष्टा हो, प्रकृति की शक्ति साथ हो लेती है। मम्मा को उसके दोस्त पल्लव ने अपने ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चर के लिए बुला लिया। रातों रात मम्मा ने पैकिंग की, हमें खूब प्यार किया, और भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ने खंडवा स्टेशन जाने से पहले शायद आखिरी बार के लिए पापा के पास गई। घर में होते तो पापा को इंटरनेट का एक ही प्रयोग आता था, चैटिंग और पोर्न फिल्मों का आदान प्रदान। मम्मा के सामने खड़े होने के बावजूद उन्होंने फ़ोन में अति व्यस्तता दिखाते हुए लापरवाही से कहा, कहो। सोचा ही नहीं था मम्मा कहेंगी, लेकिन उसने कहा, मैंने नौकरी ढूंढ ली है, इकोनॉमिक्स में लेक्चरर का पद है, बाहर जाना है। अगर आप चाहें तो छुट्टी मिलने पर आ जाया करूँगी। पापा फ़ोन छोड़कर उठ बैठे थे। मेरी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? यह नाक के ऊपर की बात है, आप नहीं समझेंगे। आपने जितना समझा या नहीं भी समझा, काफ़ी है। आपने जो इज्जत और प्यार दिया, उसके तो क्या ही कहने। अब नौकरी करना ही आखिरी विकल्प है। ऐसा? तुम कभी लौट कर आ नहीं पाओगी, समझ रही हो ना? बच्चों से मिलना तो आसमानी ख्वाब ही समझ लो। शायद पापा को गुलामी करवाना पसंद था, इसलिए एक गुलाम को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे, पूरी ठसक के साथ। सब जानती हूँ, आपको समझना बाकी नहीं रहा। कहाँ चली? जगह कौन सी है?
खोज खबर रखने की मंशा साफ झलक रही थी। हम दोनों माँ बेटी पापा की रग रग पहचानते थे। क्यों, क्या करेंगे जानकर जब कोई मतलब रखना ही नहीं है। घटिया स्वार्थी औरत, तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं। क्यों, बच्चे अपने पापा के पास हैं, अपने दादा के घर में, जिन पर उनका भी पूरा हक है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे जाते ही आप उन पर अत्याचार करेंगे, उन्हें खाना नहीं देंगे, उनकी पढ़ाई की फीस नहीं भरेंगे? पल पल नज़र रखूंगी मैं। उन्हें ज़रा भी तकलीफ हुई तो आपकी भली प्रकार खबर लूँगी। पापा क्रोध से लाल हो गए थे। अब तक उनकी जूती में दबी पत्नी उनकी तौहीन कर रही थी और वे चाह कर भी अपना राक्षसी रूप नहीं दिखा पा रहे थे। खूंखार आदमी तब डराता है जब सामने वाला डरने के लिए तैयार हो या मजबूरी में बंधा हो। हम भाई बहनों को आज पहली बार अपनी इज्जत वापस मिली महसूस हो रही थी। मम्मा निकल गई। भोपाल जाकर मम्मा अच्छी तरह व्यवस्थित हो गई थी। पल्लव जी ने मम्मा को कॉलेज हॉस्टल में ही रहने का इंतज़ाम कर दिया था। मम्मा रोज़ रात को हमारी खबर लेती, वीडियो कॉल करती। उसने अपने कॉलेज और हॉस्टल का पता दे दिया था और हम हमारी परीक्षाएं समाप्त होने तक दोगुनी गति से पढ़ाई कर रहे थे। पापा अपनी ही रौ में थे। वही मम्मा को लेकर हमें खिजाना, व्यंग कसना, घर में कई तरह की औरतों को लाकर मौज मस्ती करना, देर रात घर आना, यह अध्याय हमारे लिए बहुत दुखदाई था। बेसब्री से अपनी परीक्षाएं खत्म होने का हम इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इंतज़ार खत्म हुआ। अगर इस बारे में हम पापा से बात करते तो वे हमसे ऐसी सख्ती करते कि शायद दोनों भाई बहन ही अलग कर दिए जाते। बिना मुरव्वत के हमारे साथ कुछ भी हो सकता था अगर उन्हें हमारी मंशा पता चलती तो। पापा के ऑफिस जाते ही हम भोपाल की उपलब्ध ट्रेन में बैठ गए। इसके लिए हमें बड़ी जुगत लगानी पड़ी। हमने अपने साथ वे सामान रख लिए थे जिनसे इस घर में जल्द वापस आए बिना हमारा काम चल जाए। मम्मा को हमने इत्तला कर दिया था। शाम 5 बजे हम मम्मा के हॉस्टल के दरवाजे पर थे। पर यहाँ यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला। नसों में हमारा खून जम सा गया। भाई घबरा गया था। उसकी रोनी सूरत देख मेरा भी दिल बैठ गया। हम तो पापा को बिना बताए आ गए थे। कहीं मम्मा नहीं मिली तो? इतने बड़े शहर में हम दोनों रात कैसे बिताएंगे? फिर पापा के पास वापस जाना। मैंने मम्मा को फ़ोन लगाया। 2 बार 3 बार लगातार बजती रही घंटी। शाम का डूबता सा सूरज हमें डराने लगा। भाई और हम एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। दिमाग को डर के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक सामने से एक लड़की को आते देखा। होगी कोई 16-17 साल की, रेगिस्तान में जैसे जल का सोता। काश इसे ही कुछ मालूम हो, पर ऐसा क्यों होगा भला? दुखी और निराश मन से हम उस लड़की को देख रहे थे और वह हमारे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपकी माँ ने भेजा है, उधर ऑटो खड़ा है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हमारे हाथों में चांद तारे आ गए थे। मैंने फिर भी उससे कुछ पूछना चाहा, तब तक लड़की ने कहा, मैडम से ये लीजिए, बात कर लीजिए। उसने फ़ोन लगाकर मुझे दिया। मम्मा, मेरी टूटी हुई आवाज़ के बावजूद मम्मा ने जल्दबाजी में कहा, तुम लोग आओ पहले, फिर सब बताती हूँ। तुम्हें जो ला रही है वह शुभा है, बहुत अच्छी है, बेटी जैसी। मिलते हैं। यह 2 मंजिला बंगलानुमा बड़ा सा मकान था। अगल बगल 2 दरवाजे थे। बड़ा दरवाज़ा गैरेज के सामने खुलता था। मध्यम आकार का यह दरवाज़ा, जिससे हम अपने 2 सूटकेस के साथ अंदर आए थे। मम्मा से मिलने की अथाह उछाह में डूबते सूरज की सुरमई शाम ने अनिश्चित का जरा जरा सा कंपन भर दिया था, मगर विश्वास का संबल भी साथ ही था। अब तक मम्मा बाहर आ गई थी। पूरे 1 साल बाद हम मम्मा को देख रहे थे। पीली जयपुरी प्लाजो सूट में भव्य लग रही थी। आंखों में चमक वापस आ गई थी, गालों में लाली थी, रंग भी फिर से निखर गया था। हम दोनों को उसने गर्मजोशी से गले लगा लिया। आंखों में आंसू भर आए थे। हम मम्मा को पाकर आश्वस्त थे, लेकिन क्या पता मैं जाने क्यों कुछ आशंकित सी महसूस कर रही थी। क्या ये मम्मा का अपना घर है या मम्मा का घर बस रहा है और हम घर विहीन हो रहे हैं? धीरे धीरे भाई को मेरी धड़कनें तुरंत महसूस हो जाती हैं। उसने सशंकित सा मुझे देखा। मम्मा ने शुभा से कहा कि हमें वे हमारा कमरा दिखा दे और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में हमारे ज़रूरत का सामान रख दे। मम्मा, मैंने आवाज़ लगाई थी। मम्मा ने कहा, सब बताती हूँ, ये जल्दीबाजी की बात नहीं है। मम्मा मन की बात खूब समझती हैं। शुभा जाने को हुई तो मैंने उसे रोका। शुभा, क्या तुम बता सकती हो हम ये कहाँ आए हैं? तभी मम्मा ने शुभा को नीचे से आवाज़ दी और वे कहने को कुछ होती हुई भी नीचे चली गई। यह हमारा अपना घर नहीं था, लेकिन शायद मम्मा का निडर भाव हमें सुरक्षा का आभास दे रहा था। 2 घंटे बाद, यानी करीब रात के 8 बजे, वह हमारे कमरे में आई। उसने हमें पुचकारा, मगर हम दोनों भाई बहन
अब संतोष मनाने की हिम्मत खो चुके थे। हमारे मन में उलझनों की घटाएं घनी हो आई थीं। मैंने तुरंत कहा, मम्मा, क्या ये घर तुम्हारा है? चलो आओ मेरे साथ, तुम्हारे सारे सवाल के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। हम निचली मंजिल के उसी किनारे वाले कमरे में दाखिल हुए जहाँ मम्मा को शाम को हमने जाते देखा था। सुंदर नक्काशीदार पॉलिश किए हुए दरवाजे से अंदर जाते ही एक गरिमापूर्ण सुसज्जित कमरा हमारे सामने था। कमरे के बीचों बीच सागवान लकड़ी की चारों ओर से स्टैंड लगी पलंग लगी थी। इसी पलंग पर 45 के आसपास के एक शांतचित्त पुरुष लेटे थे, जिनके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था और ये पैर पलंग से जुड़े एक स्टैंड से बंधा था। मम्मा ने पुकारा उन्हें, पल्लव, मेरे दोनों बच्चे आए हैं। मैं अजीब सा महसूस करने लगी। मम्मा को हमें बताना चाहिए था कि हम कहाँ लाए गए हैं। पल्लव जी तो मम्मा के दोस्त हैं। क्या ये इन्हीं का घर है? इन्हें चोट कैसे आई? ढेरों सवाल मुझे तंग करने लगे थे। पल्लव जी ने हमारी ओर देखा। क्या जादू सा था उनकी आंखों में। गेहूँए वर्ण में आकर्षक चेहरा और ऊंचाई भी तकरीबन 6 फुट के आसपास होगी। हमने कभी ऐसा शांत चेहरा देखा नहीं था। पल्लव जी यथासंभव हमारी ओर मुड़े, हम दोनों के हाथ पकड़े, कहा, तुम दोनों को कब से देखना चाहता था। हेमा, इन्हें यहाँ आराम से रहने को कहो। जब मैं ठीक हो जाऊँगा इन्हें भोपाल में ही अच्छे स्कूल कॉलेज में भर्ती करवा दूँगा। तब तक इनके रिजल्ट आ जाए। मम्मा ने पल्लव जी से पूछा, अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? शुभा को ही आसपास रुकने को कहती हूँ। मैं ज़रा बच्चों के साथ हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन से बुला लेना। हाँ हाँ ज़रूर, अभी तुम इनके साथ रहो। हम ऊपर वाले अपने कमरे में चले आए थे। रहस्य की जाने कितनी परतें अभी उघड़नी बाकी थीं। मैं और भाई बेसब्र हुए जा रहे थे। शुभा कौन है मम्मा? मैंने पूछ लिया। इनके कॉलेज के चपरासी की बेटी है। इन्हीं पल्लव जी के कॉलेज में तुम लेक्चरर हो ना? सही पहचाना, मेरे पुराने दोस्त हैं और अभी हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इन्हीं का कॉलेज है। अब तक हम अपने कमरे के पलंग पर पसर कर बैठ चुके थे। मम्मा भाई के सिर को अपनी गोद में रखकर आराम से हमारे पास बैठ गई थी। मम्मा, हम जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो हॉस्टल में रहती थी। तुमने कहा था तुमने किराए का एक मकान देख रखा है और हमारे आते ही हम सब वहाँ रहने लगेंगे। यही तय था। लेकिन 2 दिनों पहले पल्लव जी का एक्सीडेंट में पैर टूट जाने के बाद डॉक्टर के कहने पर मुझे आज यहाँ आ जाना पड़ा है और चूँकि इनका अपना कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं, मुझे ही देखभाल के लिए रुकना होगा। पल्लव जी दिल के बड़े प्यारे और सच्चे इंसान हैं। मम्मा, पल्लव जी के बारे में कुछ और बात कहो ना, जो अब तक तुमने नहीं कहा। पल्लव जी कॉलेज में 2 वर्ष मुझसे सीनियर थे। इनका भी विषय इकोनॉमिक्स था। मेरे कई दोस्त पढ़ाई में इनसे मदद लेते, तो मैं भी इनसे मदद लेने लगी थी। बाद में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था। समय के साथ हम में एक सहज सी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ जब कभी बैठते या 2 कप कॉफ़ी के लिए कैंटीन ही जाते, हम अच्छा सा महसूस करते, जैसे एक दूसरे के लिए हम कोई टॉनिक थे। कॉलेज से निकलते वक्त पल्लव मुझे अपना फ़ोन नंबर और पता दे गए थे। यह छोटा सा आदान प्रदान लगातार जारी रहा और हम जैसे तैसे इस महीने से संपर्क सूत्र को बनाए रखने में सफल हुए। कह लो एक सीधी सादी अच्छी दोस्ती, जहाँ कुछ न होकर भी बहुत कुछ। चलो छोड़ो, तुम लोग अपनी खबर सुनाओ। मेरा दिल धुक पुक कर रहा था। भाई के चेहरे पर डर, कुंठा, असमंजस सब झलक आया था। आखिर मम्मा हमें क्या कहते रुक गई थी? मम्मा, यह मकान तो पल्लव जी का होगा, है ना? मेरे इतना पूछते ही मम्मा ने कहना शुरू किया, मेरे बच्चे, मैं अभी यहाँ फ़िलहाल 25,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी करती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं साल भर में 2 करोड़ रुपए का 2 मंजिला मकान खरीद पाऊँगी? बच्चे, ये पल्लव जी का ही मकान है। मम्मा, इनकी पत्नी, परिवार, इनकी कोई संतान नहीं, पत्नी है। लेकिन क्या मम्मा? शायद इनकी पत्नी के बारे में मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। एक कश्मकश से भर रही थी मेरी सांसों में। आखिर पल्लव जी और मेरी माँ का रिश्ता कैसा था? हमारा भविष्य क्या था? क्या हमें पापा के पास लौटकर फिर से उन्हीं जिल्लतों में जीना होगा? पल्लव जी और मम्मा साथ हों तो क्या ये सही निर्णय होगा? मैं यही सब सोच रही थी। मम्मा हमारे पास वाले कमरे में सोने चली गई। कुंदन ने पूछा धीरे से, दीदी, मम्मा अगर पल्लव जी से शादी कर लें तो तुम्हें कैसा लगेगा? देख भाई, मम्मा को कभी वे प्यार व सम्मान मिला नहीं जिनकी वे हकदार थी। अगर आज पल्लव जी से माँ को वैसा मिल सकता है जिससे उसकी बाकी ज़िंदगी सुख से बीते, तो इसमें हमें भी खुश ही होना चाहिए। हमारी मम्मा ऐसी नहीं कि वे हमारी फ़िक्र ना करे। मम्मा तो कुछ बताएंगी नहीं। क्या कल जब मम्मा कॉलेज चली जाएं तो हम पल्लव जी से बात करें?
सुबह मम्मा के कॉलेज जाने के बाद हम दोनों को पल्लव जी ने अपने साथ नाश्ते पर बुलाया। भाई ने अपनी कोहनी से मुझ पर दबाव बनाते हुए मुझे संकेत देना चाहा कि मैं इस मौके का जल्द सदुपयोग करूं। अंकल, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। समझ नहीं आता इतनी सारी बातें आपसे। अरे बेटा, आप लोग मुझे अपने पापा की जगह पर रख कर कहो। मतलब अंकल हूँ ना। पल्लव जी अपनी बात का मर्माद समझकर झेपते हुए संभल से गए थे। भाई का सब्र जाता रहा था। वे बिना देर के तुरंत कह पड़ा, अंकल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो पापा से बिना कुछ कहे ही यहाँ आ गए। बाद में पापा की दीदी को संदेश भेजने पर दीदी ने कहा कि मम्मा के पास चले आए हैं। पापा ने हमें दोबारा ना लौटने की धमकी दी। इधर मम्मा ठीक से कुछ बता नहीं रही हैं। हम बहुत परेशान हैं। पल्लव जी अत्यंत कुशाग्र थे। वे समझ रहे थे हम कहना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं। उन्होंने शांत सुर में कहना शुरू किया और हम उनकी कहानी में डूबते चले गए। मैं कई सारी बातें आपको साफ ही कहूँगा। अब आप बड़े हो गए हो, चिंतित होना वाजिब है। ज़िंदगी को आप समझते हो। मैं अकेला अब भी हूँ, तब भी था जब मेरी शादी हुई थी। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। मेरी पूर्व पत्नी ने मेरी खानदानी धन संपत्ति देखकर मुझसे शादी की और मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरा ही अकेला वारिस रह जाना उसे बड़ा आह्लादित किया। लेकिन कुछ समय बाद से ही उसे महसूस होने लगा कि उसने अपने क्लर्क प्रेमी को छोड़ मुझसे शादी करके बड़ी गलती कर दी है और अपनी गलती सुधारने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी से धीरे धीरे संपर्क बढ़ाया और एक दिन उसके साथ ही रहने चली गई। मैं खुश हूँ कि हेमा, माफ़ करना, तुम्हारी मम्मा मुझे समझती है और वह खुद भी वैसी ही स्त्री है जिसे मैं चाह सकता हूँ। मतलब पल्लव जी शायद अपने मन की बात बेतकल्लुफ़ से कह गए थे और तुरंत वे अपनी कुछ बातें वापस छिपाना चाहते थे। शर्मा कर वे चुप से हो गए और अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगे। मुझे ही क्या, भाई को भी लग रहा था कि पल्लव जी मम्मा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने जिम्मेदारी समझते हुए कहा, अंकल मम्मा की ज़िंदगी में आप जैसे कोई सीधा साधा इंसान आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए। उनकी 21 साल की शादी में मैं जानता हूँ हेमा का दुख, तुम्हारी मम्मा का। अंकल आप हेमा ही कहिए, हमें अच्छा ही लगेगा। पल्लव जी मुस्कुराए। उनकी दुविधा हमने कम जो कर दी थी। वे बोले, एक दोस्त की तरह उसने अपनी ज़िंदगी मुझसे कुछ हद तक साझा की है और मैंने भी। लेकिन बच्चों, ये खेल नहीं है। हेमा का मन मैं अभी तक नहीं समझ सका। वह ऐसे विषय से अब तक बचती रही है। क्या वह तुम्हारे पापा को पाना चाहती है? क्या मालूम। पल्लव जी कुछ अनजानी उदासी से घिर गए थे। मैंने कहा, अंकल मम्मा मेरे पापा के पास लौटकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगी। सच तो यह भी है कि हम भी अब उस नरक में कभी वापस नहीं जाना चाहेंगे। पापा खुद के सिवा किसी को नहीं जानते अंकल, और हमें ऐसा स्वभाव फूटी आँख नहीं सुहाता। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन आपकी मम्मा के लिए मैं क्या हूँ? जब तक मैं ये ना समझूँ कैसे आगे बढ़ें? मैंने कहा, अंकल मैं मम्मा का मन पता करने का दायित्व लेती हूँ। आप निश्चित रहें और जैसा मैं कहूँ आप वैसा करें। पल्लव जी राज़ी हो गए और हम अपने कमरे में आकर मंसूबों को सर्च करने की हिम्मत बांधने लगे। मम्मा वापस कॉलेज से आकर सबकी देखभाल में लग गई, जैसे घर पर भी किया करती थी। मैं एक अवसर की तलाश में थी जब पल्लव जी को लेकर मम्मा का मन जान सकूं। दूसरे दिन मम्मा के शाम को कॉलेज से वापस आने के बाद घर में कोहराम सा मचा था। पहले तो सब कुछ शांत ही था। अचानक जैसे समंदर में ज्वार सा उठने लगा। कॉलेज से आने के बाद मम्मा नहा धोकर पल्लव जी के कमरे में जाती थी। उनका प्लास्टर चढ़ा हुआ पैर दिखती। दोपहर को नर्स या डॉक्टर जो भी आते सिर्फ फ़ोन पर पल्लव जी का हाल पूछती, दवाई पूछती, फिर चाय के लिए जाती। आज भी जब पल्लव जी के कमरे में गई तो पलंग पर उन्हें न पाकर सोचा नौकर कविराज की मदद से ज़रूर वे बाथरूम गए होंगे। जब आधा घंटा उनके इंतज़ार का हो गया और पल्लव जी बाथरूम से निकले नहीं तो वे परेशान हर ओर ढूंढने लगी। रसोई ने अनभिज्ञता जताई, कविराज, शुभा, उसकी माँ ने भी। हम दोनों भाई बहन तो पूछने के काबिल भी कहाँ थे। हमें तो 2 दिन ही हुए थे यहाँ आए हुए। इस घर का ओर छोर तक हमें मालूम नहीं था। आखिर थक कर सब ओर ढूंढकर मम्मा हमारे कमरे में आई और हमसे पल्लव जी के बारे में पूछा। मैंने उल्टा पूछा, क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है उनसे मिलने की? गए होंगे कहीं? बच्चे तो नहीं है ना, कोई उन्हें कहीं ले गया होगा? कोई नहीं है उनका मेरे सिवा। उनके पैर की हड्डी टूटी है, कैसे जाएंगे? तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और उन्हें छोड़कर तुम किराए के मकान में जाना चाहती हो? कंकन, तुम नहीं समझोगी। बताओ जल्दी, गए कहाँ वे? मैं क्या जानूँ। अंत में इतनी दौड़ धूप के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह निचली मंजिल में अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा भिड़ाकर अंदर हो गई।
मैंने चुपके से दरवाजे की आड़ से देखा। वह अपने बिस्तर पर बैठी लगातार बह रहे आंसुओं को क्रोध से भरी हुई पोंछ रही थी। मैं सूचित कराई और अपना कविराज व्हील चेयर ठेलता पल्लव जी को लेकर मम्मा के कमरे में हाजिर हुआ। मैं अधकुली खिड़की के बाहर खड़ी देख रही थी। पल्लव जी को मम्मा के सामने छोड़ कविराज निकलने को हुआ ही था कि मम्मा की नज़र पल्लव जी पर पड़ी। वह उठकर खड़ी हो गई। पहले तो ऐसा लगा कि वह पल्लव जी से लिपट कर रो पड़ेगी, लेकिन वह खड़ी की खड़ी रह गई। फिर जैसे उन्हें होश आया और वह कविराज पर बिफर पड़ी। कविराज को स्वीकारना पड़ा कि इस मकान के पीछे बने कविराज के अपने छोटे से कमरे में पल्लव जी रुके थे और यह कि पूरा प्लॉट कंकन यानी मेरा लिखा गया है। कविराज मुझ पर पूरा नाटक चढ़ाकर मन से उतर गया। अभी मैं अपने आगे के किरदार को समझ पाती, मेरे सामने एक अनुपम दृश्य आया। पल्लव जी अपनी हेमा की ओर अग्रसर हुए। पल्लव ने हेमा का हाथ अपने हाथ में लिया, कहा, कहो तुम मेरी फिक्र नहीं करती, मेरी चिंता नहीं करती, मुझे हमेशा के लिए भुलाकर रह पाओगी। आप क्यों गए पल्लव उधर? मुझे तकलीफ़ देने की इच्छा हुई या मुझे परखना चाहते थे? नहीं तो कभी नहीं। बिटिया ने कहा कि मम्मा समझ नहीं पा रही कि वे आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उन्हें बात समझाना होगा और इसलिए बिटिया की बात मुझे माननी पड़ी। पल्लव ने अपनी प्रेयसी के गाल पर 2 उंगलियों से छेड़ते हुए कहा, आप समझ रही हो ना खुद को? अब मेरे बच्चे को मुझसे दूर तो ना करोगी? व्हीलचेयर पर बैठे पल्लव की गोद में हेमा ने अपना सिर रख दिया था। पल्लव धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फिराने लगे। सांकल खुल चुकी थी। मम्मा ने बिना कुछ लिए दे हमारे पापा अजितेश को तलाक दे दिया था और कानूनी रूप से हेमा और पल्लव एक हो गए थे। हमें एक मनोरम आज और प्यारा निश्चित कल मिला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।